व्यापार, जिसका स्वभाव शांतिपूर्ण होता है, राष्ट्रों को एक दूसरे पर निर्भर बनाकर युद्ध की प्रणाली को अप्रचलित कर देता है। चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू। जी, ये शब्द थे महान फ्रांसीसी दार्शनिक चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू के। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये विचार आज भी उतना ही सच है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, क्योंकि हमने तो बड़े बड़े व्यापारिक साझेदारों के बीच भी तनाव और यहाँ तक कि युद्ध होते देखे हैं। तो क्या मॉन्टेस्क्यू की ये बात आज की दुनिया में थोड़ी ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगती? लगती तो है, लेकिन शायद इसका एक दूसरा पहलू भी है। हो सकता है कि व्यापार युद्ध को पूरी तरह खत्म न कर पाए, पर ये देशों को बात करने के लिए, एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए एक वजह जरूर देता है। और कभी-कभी यही सबसे जरूरी होता है। हाँ, ये एक दिलचस्प नजरिया है और इसी सोच के साथ द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ही बड़े समझौते की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स यानी सभी समझौतों की जननी कहा जा रहा है। ये है भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ नया मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA। और इसके आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल। इसके आकार को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई छोटा मोटा समझौता नहीं है। एक अनुमान है कि अगले 8-10 सालों में, मतलब 2032 तक, भारत में यूरोप से आने वाला सामान 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना? हाँ, इसका मतलब है कि भारत के बाजारों में आने वाले लगभग 97% यूरोपीय सामानों पर टैक्स या तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा या ना के बराबर रह जाएगा। और बदले में भारत को भी कुछ बड़ा ही मिल रहा है। जी, यूरोपीय संघ अगले 7 सालों में 99.5% भारतीय सामानों पर से टैरिफ हटा देगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2027 की शुरुआत तक की ये लागू भी हो जाएगा। उम्मीद तो यही है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। लेकिन इस बड़े समझौते की चमकदार खबरों के बीच एक ऐसी कहानी छिपी है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। एक ऐसा कनेक्शन जो भारत को सीधे तुर्की से जोड़ता है। और यही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। ये कनेक्शन कैसे बनता है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? और ये बात UPSC की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ही अहम है। हाँ, खासकर GS पेपर 2 यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिहाज से, और प्रीलिम्स के लिए भी इसमें कई काम के तथ्य छिपे हैं। तो मेरा पहला और सबसे सीधा सवाल यही है, भारत और यूरोप के बीच हुए एक समझौते का तुर्की से क्या लेना देना? ये दोनों तार आपस में जुड़ते कैसे हैं? इसका जवाब यूरोप की व्यापारिक बनावट में छिपा है, जिसे हम उसका ट्रेड आर्किटेक्चर कहते हैं। अच्छा। और इस पूरे इमारत का जो सबसे मजबूत खंबा है वो है कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन, ठीक है, ये शब्द हमने कई बार सुना है, लेकिन चलिए आज इसे आसान भाषा में समझते हैं। आखिर ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि कस्टम्स यूनियन कुछ देशों का एक क्लब है। एक क्लब? हाँ, इस क्लब का पहला नियम यह है कि सदस्य देश आपस में व्यापार करते समय एक दूसरे पर कोई टैक्स या कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे। यानी क्लब के अंदर सब कुछ फ्री, जैसे जर्मनी से फ्रांस माल भेजने पर कोई टैक्स नहीं। बिल्कुल। और इस क्लब का एक दूसरा और बहुत जरूरी नियम भी है। वो क्या? अगर कोई बाहर वाला, मान लीजिए जापान, इस क्लब में अपना सामान बेचना चाहता है तो उस पर क्लब के सभी देश मिलकर एक ही जैसा टैक्स लगाएंगे। अच्छा, एक जैसा? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि जर्मनी 10% टैक्स ले और फ्रांस 5%। सबके लिए एक ही रेट होगा। इसी को कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ कहते हैं। समझ गया। तो क्लब के अंदर फ्री ट्रेड और बाहर वालों के लिए कॉमन टैक्स। ये तो यूरोप को एक बड़ा सिंगल मार्केट बनाने के लिए ही किया गया होगा। एकदम सही। ये 1968 में शुरू हुआ था और यूरोप को एक आर्थिक ताकत बनाने की ये पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी थी। इसका मकसद सिर्फ व्यापार को आसान बनाना नहीं था, बल्कि ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का सामान देना और दुनिया के बाजार में यूरोप की आवाज को बुलंद करना भी था। और मजे की बात यह है कि इस क्लब में सिर्फ यूरोपीय संघ के सदस्य देश ही नहीं है। हाँ, और यहीं से हमारी कहानी तुर्की से जुड़ती है। अच्छा। यूरोपीय संघ के 27 देशों के अलावा 3 और देश इस कस्टम्स यूनियन का हिस्सा हैं, तुर्की, एंडोरा और सैन मारिनो। तो तुर्की भी इसमें शामिल है? जी। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ये समझौता हर देश के लिए अलग-अलग चीजों पर लागू होता है और ये उन्हें EU की मेंबरशिप के बराबर अधिकार नहीं देता। वो नीतियां बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते। अच्छा, तो यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि तुर्की यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, फिर भी वह इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही अनोखी स्थिति है। बिल्कुल। खासकर जब हम भारत और तुर्की के आज के रिश्तों को देखते हैं। पिछले कुछ सालों में तो भारत में तुर्की की छवि काफी खराब हुई है। हाँ, और इसकी ठोस वजह है
कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर डिफेंस इंडस्ट्री बनाना और भारत के खिलाफ एक नेगेटिव माहौल तैयार करना, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। सही बात है। इन सब वजहों से नई दिल्ली और अंकारा के बीच एक गहरी खाई और अविश्वास पैदा हो गया है। तो एक तरफ तो हमारे और तुर्की के बीच राजनीतिक रिश्ते इतने तनावपूर्ण हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कूटनीति में दरवाजे कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। और यहाँ दरवाजा खुल रहा है अर्थव्यवस्था के रास्ते से। तो सवाल यह है कि क्या व्यापार इस ठंडे पड़े रिश्ते में एक नई गर्मी ला सकता है? इस सवाल का जवाब तुर्की और यूरोपीय संघ के अपने उलझे हुए रिश्ते में छिपा है। ये कस्टम्स यूनियन 1 जनवरी 1996 को लागू हुआ था। 1996 में? हाँ, जो 1963 के अंकारा समझौते पर आधारित था। और जहां तक मुझे याद है, इसका असल मकसद तो तुर्की को यूरोपीय संघ की पूरी मेंबरशिप दिलाना था, है ना? बिल्कुल। इसे तो एक अस्थायी पड़ाव के तौर पर देखा गया था। बिल्कुल सही सोचा। इसे एक ट्रांजिशनल स्टेप यानी मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता माना गया था। लेकिन करीब 3 दशक बीत चुके हैं और तुर्की आज भी मंजिल से बहुत दूर है। और 2018 से तो बातचीत भी बंद है। हाँ, 2018 से मेंबरशिप पर बातचीत पूरी तरह ठप पड़ी है। इसकी सबसे बड़ी वजह राष्ट्रपति एर्दोआन के शासन में लोकतंत्र का कमजोर होना, मानवाधिकारों और कानून के राज को लेकर उठने वाले सवाल हैं। तो राजनीतिक तौर पर यूरोप और तुर्की के रिश्ते भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इस राजनीतिक कड़माहट के बावजूद तुर्की का यूरोप के साथ आर्थिक रिश्ता बहुत गहरा है। अच्छा। इसी कस्टम्स यूनियन की वजह से तुर्की की इंडस्ट्री आधुनिक हुई और उसका एक्सपोर्ट आसमान छूने लगा। आज भी यूरोप ही तुर्की का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। लेकिन इस व्यवस्था में तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी कमी भी है ना? एक तरह का फंदा है ये। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी संरचनात्मक खामी है। तुर्की को यूरोपीय संघ की व्यापार नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है, लेकिन उस नीति को बनाने में उनकी कोई आवाज नहीं है। उनकी कोई आवाज नहीं है। उसे टेबल पर कोई सीट नहीं मिलती। उसे बस उन नियमों को मानना पड़ता है जो ब्रुसेल्स में तय होते हैं, जिसमें उसका कोई रोल नहीं होता। ये तो हुई तुर्की की दुविधा की बात। लेकिन चलिए इसे वापस भारत के नजरिए से देखते हैं। इस पूरी कहानी में हमारे लिए क्या छिपा है? भारत यूरोपीय संघ FTA इस पूरी तस्वीर को कैसे बदलता है? ये एक बहुत ही मौलिक असंतुलन यानी फंडामेंटल असिमेट्री पैदा करता है। असंतुलन? हाँ, और मजे की बात यह है कि फिलहाल ये असंतुलन पूरी तरह से भारत के पक्ष में है। एक मिनट, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो आप कह रही हैं कि हमारे और यूरोप के बीच हुए समझौते के कारण तुर्की को भारतीय सामान के लिए अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे। जी हाँ। लेकिन हमें उनके लिए ऐसा करने की कोई मजबूरी नहीं होगी। ये तो कूटनीति में एक तरह का चेकमेट जैसा लगता है। आप इसे ऐसा कह सकते हैं। देखिए, नए भारत EU समझौते के तहत भारतीय सामान को न सिर्फ यूरोप के 27 देशों के बाजार में आसान एंट्री मिलेगी, बल्कि कस्टम्स यूनियन की वजह से तुर्की में भी। बिल्कुल, तुर्की, अंडोरा और सैन मेरिनो के बाजारों में भी वही छूट मिलेगी। और यहाँ आता है वो असंतुलन। इसका उल्टा सच नहीं है। अच्छा। तुर्की के सामान को भारत में कोई खास छूट नहीं मिलेगी, सिर्फ इसलिए कि वो EU के कस्टम्स यूनियन का हिस्सा है। मतलब तुर्की को हमारे सामान पर टैक्स कम करना पड़ेगा क्योंकि उसे EU के नियम मानने हैं, लेकिन वो हमसे ये उम्मीद नहीं कर सकता कि हम भी उसके सामान पर टैक्स कम करें, जब तक कि हम अलग से कोई समझौता ना कर लें। बिल्कुल सही। वाह। कल्पना कीजिए, आप भारत में कपड़े के एक निर्यातक हैं। अभी तक आपको तुर्की के बाजार में 12% टैरिफ देना पड़ता था। FTA के बाद ये 0 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आपके तुर्की के प्रतियोगी को भारत में सामान बेचने के लिए अभी भी वही पुराना टैरिफ देना होगा। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन क्या ये हमारे लिए एक तरह का सिरदर्द नहीं बन सकता? मतलब अगर हमारा निर्यात बहुत ज्यादा हो गया और उनका बाजार भारतीय सामान से भर गया, तो क्या तुर्की जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा? कोई और तरह की रुकावटें नहीं लगा सकता? आखिरकार कोई भी देश अपने बाजार को इस तरह एक तरफा खुलते हुए देखना पसंद नहीं करेगा। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसी वजह से हमें भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों पर भी नजर रखनी होगी। तो आगे क्या हो सकता है? खबर यह है कि यूरोपीय संघ और तुर्की के बीच उनके कस्टम्स यूनियन को अपडेट करने के लिए बातचीत चल रही है। अच्छा। जो 2026 तक जारी रहने की उम्मीद है। अंकारा चाहता है कि इस समझौते का दायरा बढ़ाया जाए और इसमें सर्विस सेक्टर, खेती और सरकारी खरीद जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया जाए। और क्या यूरोप इसके लिए तैयार होगा? उनके अपने रिश्ते तो खराब चल ही रहे हैं।
अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन हमें तुर्की की रणनीतिक अहमियत को नहीं भूलना चाहिए। ये भी है। वो नेटो का एक मजबूत सदस्य है, जिसके पास सबसे बड़ी थल सेना है। वो यूक्रेन का कट्टर समर्थक रहा है और रूस में भी उसका अच्छा खासा प्रभाव है। सही। तो ब्रुसेल्स चाहेगा कि तुर्की यूरोपियन सिस्टम से जुड़ा रहे, भले ही उसे पूरी मेंबरशिप न मिले। अगर हम मौजूदा व्यापारिक आंकड़ों को देखें तो भारत और तुर्की के बीच व्यापार की क्या स्थिति है? इन राजनैतिक तनावों के बावजूद व्यापार लगातार बढ़ा है। पिछले साल यानी 2025 में दोनों देशों के बीच का व्यापार करीब $10 बिलियन तक पहुंच गया। $10 बिलियन? जी, और इसमें भी व्यापार का पड़ला भारत की तरफ बहुत भारी झुका हुआ है। हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। अच्छा। और जैसे ही भारत EU FTA लागू होगा, ये व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस और भी बढ़ने की पूरी संभावना है। तो यहाँ आकर हम उसी मूल प्रश्न पर पहुंचते हैं। क्या भारत इस बढ़ते हुए व्यापार अधिशेष को एक कमजोरी की बजाय एक ताकत के रूप में, एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है? यही आज की चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है। और सुनने में आया है कि भारतीय अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ऐसा कोई फौरी खतरा नहीं है कि तुर्की का माल यूरोप के रास्ते से भारतीय बाजारों में भर जाएगा। हाँ, ये डर बेबुनियाद है। तो इसका मतलब है कि नई दिल्ली इसे एक समस्या के तौर पर नहीं देख रही है। बिल्कुल, ये कोई भोलापन नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। यहाँ एक रणनीतिक अवसर छिपा है। कैसा अवसर? भारत इस इंडिया EU FTA को एक स्ट्रक्चर्ड चैनल यानी एक बने बनाए रास्ते के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, ताकि तुर्की जैसे एक मुश्किल लेकिन जरूरी पार्टनर के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को नए सिरे से संभाला जा सके। तो इसके पीछे का तर्क सिर्फ अच्छे रिश्ते बनाने या व्यापार बढ़ाने से कहीं ज्यादा गहरा है? बहुत गहरा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस नजरिए के पीछे, जिसे हम रणनीतिक यथार्थवाद या स्ट्रेटेजिक रियलिज्म कहते हैं, वो सोच है। स्ट्रेटेजिक रियलिज्म उसकी दुश्मनी या भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि इस बात पर फैसला लेते हैं कि आज भारत का हित किसमें है, और इस मामले में व्यापार एक स्टेबलाइजर का काम कर सकता है। स्टेबलाइजर मतलब एक ऐसा जरिया जो आज के इस अस्थिर भू राजनीतिक माहौल में नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित कर सके। ये भारत के पड़ोस में तुर्की के बढ़ते प्रभाव, जिसे हम स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट कहते हैं, उसे रोकने का एक तरीका हो सकता है। और इस तर्क को मजबूती से समझने के लिए शायद हमें चीन के साथ भारत के रिश्तों की तुलना करनी चाहिए। हाँ, ये तुलना बहुत कुछ साफ कर देती है। चीन के साथ हमारा $113 बिलियन का भारी भरकम व्यापार घाटा है। $113 बिलियन? जी, हमारी सप्लाई चेन कई जरूरी क्षेत्रों में उन पर बुरी तरह निर्भर है। इसके ऊपर से LAC पर तनाव और ऑपरेशन सिंदूर समेत पाकिस्तान को बीजिंग का खुला समर्थन भी जग जाहिर है। यानी चीन के साथ हालात कहीं ज्यादा मुश्किल और प्रतिकूल हैं। कहीं ज्यादा। तो तर्क ये है कि अगर नई दिल्ली इतनी खराब परिस्थितियों में बीजिंग के साथ एक जटिल, व्यवहारिक और सिर्फ अपने हितों पर आधारित रिश्ता बनाए रख सकती है, तो एक छोटे और कहीं कम ताकतवर अंकारा के साथ ऐसा करने में क्या हर्ज है? बिल्कुल। और अगर भारत ऐसा नहीं करता, अगर हम सिर्फ राजनीतिक मतभेदों को ही देखते रहे तो हम अंकारा को और दूर धकेल देंगे। भारत के पड़ोसियों को तुर्की की गोद में जाने देना राष्ट्रपति एर्दोआन के भारत विरोधी नैरेटिव को ही मजबूत करेगा। सही बात है। इसके उलट अगर भारत आर्थिक जुड़ाव बढ़ाता है तो इससे हमारे पास ज्यादा विकल्प पैदा होंगे। ये अंकारा को भी भारत के साथ अपने रिश्तों पर दोबारा सोचने पर मजबूर करेगा। तो आज की चर्चा का सार यह है कि भारत यूरोपीय संघ FTA सिर्फ यूरोप के साथ व्यापार का समझौता नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका दायरा और असर कहीं ज्यादा बड़ा है। ये अनजाने में ही सही, लेकिन भारत को तुर्की जैसे एक मुश्किल पार्टनर के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से लिखने का एक अप्रत्याशित मौका दे रहा है। ये व्यापार के जरिए कूटनीति साधने का एक क्लासिक उदाहरण बन सकता है। यहाँ अर्थशास्त्र विदेश नीति का एक औजार बन रहा है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी जिस पर वो सोच सकते हैं। जी जरूर। क्या ये आर्थिक जुड़ाव, जो एक व्यापार समझौते का साइड इफेक्ट या बाई प्रोडक्ट है, वास्तव में भारत के लिए एक शक्तिशाली कूटनीतिक औजार बन सकता है? क्या भारत इसका इस्तेमाल दक्षिण एशिया में तुर्की के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने और इस क्षेत्र में एक ज्यादा स्थिर व्यवस्था बनाने के लिए कर सकता है? एक बहुत ही जरूरी सवाल, जिसके जवाब भविष्य में ही मिलेंगे। इस बेहतरीन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि द प्रिंट में प्रकाशित इस विषय पर आधारित हमारे इस विश्लेषण ने आपको एक नई दृष्टि दी होगी। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
खासकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी, अगर आपके कोई और सवाल हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।